गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आपको ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन संसाधन एवं विकास के बारे में बताएंगे आज हम। तो आज की हेडिंग हमारी होगी संसाधनों का वर्गीकरण। कल हमने आपको बताया था संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। हम आपको बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हमने आपको बताए थे दो प्रकार से होते हैं, एक तो जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर मानते हैं। आज इसको हम डिफाइन करेंगे बिंदु बाई बिंदु। तो कल इसके कितने भाग थे हमने आपको बताया था, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उनके शाखाओं के बारे में बताया था, संसाधन क्या होता है इसके बारे में बताया था, उसका विकास किस विकास स्तर के रूप में माना जाता है वो भी हमने आपको बताया है। और उत्पत्ति के आधार पर आज हम बात करेंगे संसाधन दो प्रकार से होते हैं, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। अगर जैव संसाधनों की बात करें तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीव मंडल में उपस्थित होते हैं और जिनमें जीवन संभव होता है। तो एक बार डेफिनेशन को देखेंगे। वे संसाधन जो जीव मंडल में उपस्थित होते हैं एवं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, अर्थात जो सजीव होते हैं कह सकते हैं। यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, पशुधन। ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में हो सकते हैं कि जैव संसाधन क्या है, अतलगुत्तरीय में पूछ सकता है। जैव संसाधन की परिभाषा लिखिए तो आप लिख सकते हैं जैव संसाधन की परिभाषा। यदि एग्जाम्पल पूछता है जैव संसाधन की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए तो आप उसमें एक दो उदाहरण दे सकते हैं। पशुधन दे सकते हैं, मनुष्य दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कोयला एवं पेट्रोलियम की, आप कहेंगे सर आपने तो लिखा है जिनमें जीवन व्याप्त होता है, लेकिन आपने यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं आप कोयला एवं पेट्रोलियम। तो कोयला एवं पेट्रोलियम भी हमारे जैव संसाधन हैं, लेकिन कैसे जैव संसाधन है? ये जो जीव जंतु होते हैं उनके क्षय से बनता है, क्या? कोयला और पेट्रोलियम। तो ये बात थी जैव संसाधन की, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी जैव संसाधन। अब हम बात करेंगे आगे अजैव संसाधन की। तो अजैव संसाधन जो होते हैं, अजैव, दूसरी हेडिंग आपकी है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधनों के बारे में अगर लिखें तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, अर्थात जिनमें जीवन नहीं होता है अजैव संसाधन कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें उदाहरण के रूप में, तो उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे मृदा, भूमि और चट्टान। तो ये था अजैव संसाधन और जैव संसाधन। जैव संसाधन की डेफिनेशन आप लोग देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें अपनी कॉपी पर। एग्जाम्पल में हो सकता है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ सकता है अजैव संसाधन क्या हैं। तो हो सकता है तीन एग्जाम्पल का, खा, गा करके आपको दे दे, या फिर रोमन अंक में इस तरीके से दे सकता है, और चौथा आपको दे दे। तो तीन आपको दे देगा जैव संसाधन, उसमें एक में आपको दे देगा भूमि, मृदा और चट्टान। इनमें से यदि कोई एक एग्जाम्पल आपको इन सभी में कहीं पर भी मिलता है तो वो हमारा हो जाएगा अजैव संसाधन। और यदि बात होती है जैव संसाधन की, और उसमें आपको का, खा, गा, घा में यदि का, खा, गा में देता है मृदा, भूमि, चट्टान, और उसमें यदि आपको देता है मनुष्य, तो जैव संसाधन की जब बात होगी तो आप मनुष्य वाला जो भी टॉप होगा, या पशुधन वाला होगा, या वनस्पति वाला होगा, जो भी एग्जाम्पल उसमें दिया जाए वही सही करेंगे आप। तो ये थी जैव और अजैव की परिभाषा, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर हमने आपको कल बताया था, समाप्यता के आधार पर भी जो संसाधनों का विकास है वो दो रूपों में बांटा जाता है, और उसके भी रूप होते हैं। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। अगर हम लोग बात करें तो समाप्यता के
आधार पर, कल हमने आपको बताया था समाप्यता के आधार पर जो संसाधन है वो दो रूपों में बांटे जाते हैं, एक तो नवीकरणीय संसाधन और दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है हमने आपको बताया था अनवीकरणीय संसाधन। तो अगर पहली हेडिंग के बारे में बात करें नवीकरणीय संसाधन, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अगर बात करें नवीकरणीय संसाधनों की, तो नवीकरणीय संसाधनों को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आएगा आपका सतत संसाधन और दूसरा आपका आएगा जैविकीय संसाधन। तो सतत संसाधन और जैविकीय संसाधनों के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लें नवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जिनको पुनः से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वे संसाधन जिन्हें रासायनिक प्राकृतिक एवं यांत्रिक क्रियाओं द्वारा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उन्हें पुनः से प्राप्त कर सकते हैं। नवीनीकरणीय या पुनः उत्पन्न होने वाले संसाधनों के रूप में जाना जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन के माध्यम से, यहाँ पर लिखकर हम आपको समझा दें। वे संसाधन जिन्हें प्राकृतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक रूप से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं या कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें उदाहरण में आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। तो एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि नवीनीकरणीय संसाधनों के अगर दो एग्जाम्पल दीजिए तो आप सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा या फिर जल में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी हो सकता है कि एक इनमें से कोई एक दे दे और बाकी का जैविकीय संसाधन का दे दे या अजैव का दे दे, तो उनमें से आप लिख सकते हैं। यदि आपको पता है एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल के आदि और भी हैं, उनके बारे में तो मुख्य इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं। अगर हम लोग, ये तो हो गई नवीकरणीय संसाधन के बारे में बात, अब हम करेंगे सतत संसाधन के बारे में बात करें यदि सतत संसाधनों की, तो सतत संसाधनों के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। इन संसाधनों को एक ही समय पर प्रयोग कर सकते हैं और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इन संसाधनों को एक ही समय पर प्रयोग और पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ये एक स्थान पर नहीं रुकते हैं और प्राकृतिक परिवेश में या फिर भौतिक परिवेश में प्राकृतिक रूप से भ्रमण करते रहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इन संसाधनों को एक ही समय पर प्रयोग और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये एक स्थान पर नहीं रहते हैं बल्कि भौतिक परिवेश में प्राकृतिक रूप में भ्रमण करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो बहता हुआ जल एक स्थान पर नहीं रहता है और वो हमें पुनः से प्राप्त हो जाता है। सौर विकिरण और हवा, तो ये एग्जाम्पल हैं
सतत संसाधनों के उदाहरण पूछ सकता है आपसे अतिलघु उत्तरीय या बहुविकल्पीय में, तो आप लिख सकते हैं बहता जल, सौर विकिरण और हवा। तो ये था सतत संसाधन। अब आगे अगर बात करें तो जैव संसाधनों के बारे में। जैविकीय संसाधन की अगर बात करें तो ये संसाधन जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं या बनते हैं। ये संसाधन जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो इनको दो भागों में बांटा जाता है या इनके दो उपवर्ग होते हैं। इनके दो उपवर्ग होते हैं, एक है प्राकृतिक और एक है वन्यजीव। तो प्राकृतिक में आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं वन्य आवरण एवं वनस्पति, और वन्यजीव में आप दे सकते हैं जीव जंतु। तो ये था जैविकीय संसाधन नवीनीकरणीय का। अब हम अगर बात करें तो अनवीनीकरणीय का। अनवीनीकरणीय में हम लोग देंगे, अनवीनीकरणीय में आप लोग जानते होंगे वे संसाधन जिनको पुनः से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। बात करें यदि अनवीनीकरणीय संसाधनों की, ये संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समय अवधि के माध्यम से बनते हैं। ये संसाधन एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, अतः इन्हें पुनः से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लेंगे, ये संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समय अवधि के माध्यम से बनते हैं। ये संसाधन एक बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं, अर्थात इनको दोबारा से पुनः या फिर इनको दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, या इनको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो खनिज एवं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, तो ये एग्जाम्पल थे आपके। आगे अगर हम लोग बात करें तो अनवीनीकरणीय संसाधन जो हैं उनको इनके भी दो भाग हैं, उनको आप देख लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। चक्रीय एवं अचक्रीय संसाधन, ये अनवीनीकरणीय भाग के दो उपवर्ग हैं। अनवीनीकरणीय संसाधनों के दो उपवर्ग हैं, चक्रीय और अचक्रीय। इन दोनों की डेफिनेशन समझा के आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे। तो देखेंगे चक्रीय संसाधन, इनके बारे में बात यदि करें चक्रीय संसाधनों की, तो चक्रीय संसाधनों के बारे में देखेंगे। धातु को तकनीकी अनुप्रयोग के द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है, अर्थात इनको पुनः से प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? तकनीकी अनुप्रयोग के द्वारा इनको पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है, अर्थात उनको नई आकृति के रूप में बदला जा सकता है, अर्थात उनको नई दिशा के तौर पर या नए साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि लोहा। अगर बात करें चक्रीय संसाधनों के बारे में, अचक्रीय संसाधनों के बारे में, तो आपने देखा होगा कि जो जीवाश्म ईंधन होता है या जो जीवाश्म होता है उसे आसानी से प्रयोग में लाने के बाद ये जल जाते हैं, अर्थात इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे डीजल, एक बार प्रयोग में लाने के बाद क्या इसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है? पेट्रोल, इसको क्या दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें केरोसिन की, केरोसिन या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग मिट्टी का तेल, इन सभी को जो भी जीवाश्म हैं, अभी बात आई थी जीवाश्म के बारे में, तो जीवों के मृत, अभी हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया, इसी वीडियो में बताया था जीवाश्म डीजल और कोयला के, पेट्रोलियम और कोयला के बारे में। तो पेट्रोलियम और कोयला के बारे में हमने आपको बताया था, ये जीवों के मृत अर्थात जीवों के क्षय से बनते हैं, अर्थात जीवों के मृत शरीर से लाखों वर्षों पूर्व, लाखों वर्षों के बाद सड़े गले अवसादों के द्वारा बनता है, जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन। और इनको खानों से निकाला जाता है और इनको एक बार हम लोग प्रयोग करने के बाद इनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक बार प्रयोग में लाने के बाद इनको दोबारा से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि चक्रीय की अगर बात करें तो जल को हम एक बार प्रयोग में लाने के बाद उसको पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। आगे अभी हमने बताया था नवीनीकृत, पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। जैसे कि लोहे की एक छड़ को ले लें, उसको किसी भी आकृति में हम लोग बदल सकते हैं।
तो ये था चक्रीय और अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधनों के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हैं, इनको आप दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रयोग में लाने के बाद आगे के इसके संसाधनों के वर्गीकरण के उत्पत्ति के आधार पर करवा दिया आज हमने, समाप्यता के आधार पर करवा दिया। आगे का आपका बचेगा स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। 2 वर्गीकरण आपके बचे हैं, वो अगले वीडियो में कल हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिख सकते हैं, और जो भी वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। बाय टॉपिक इतने बेसिक से हमने आपको समझाया। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। ऑफलाइन क्लास बंद है, आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।